देखिए, मैं एक बात मानता हूँ, मुझे बहुत कष्ट है इस बात का। मैं जब उन बूढ़े सरदारों को देखता हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे कल्पना होती है कि मेरे दादा भी, मैंने भी अपने गाँव में, अपने शहरों में जो वृद्ध व्यक्तियों को देखा है, उनकी भी वो एज हुई है और मैंने उस चीज़ को महसूस किया है कि वाकई वो कितने भोले भाले होते हैं। मुझे कष्ट तब होती है कि आखिर ये जो 50, 55 और 60 लोग डेथ कर रहे हैं, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करूंगा, मैं उस पर कुछ बोलूंगा भी नहीं कि इसमें कितना सच है कितना झूठ है, लेकिन मैं एक बात बोलूंगा कि आखिर उसके पीछे का राजदार कौन है जो इन भोले भाले वृद्धों का जिंदगी ले रहा है। अभी 3 दिन पहले मैं देख रहा था, एक 70 साल के कश्मीर सिंह थे, यहीं गाजीपुर बॉर्डर पर उनका निधन हो गया। और ये पाप आप क्यों कर रहे हो? मैं उन किसान नेताओं से पूछना चाह रहा हूं जो इस किसान आंदोलन के साथ अपनी राजनीति चमकाने में लगे हो सकता है कहीं ना कहीं कुछ समय के लिए आप किसी को बेवकूफ बना लोगे, लेकिन ना राष्ट्र की जनता आपको माफ कर पाएगी और सबसे बड़ा यहां पर प्रभु है, प्रभु आपको कभी नहीं माफ कर पाएगा। किस इंसान को जिंदगी दी जाती है, उससे जिंदगी नहीं छीनी जाती है। अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए आप किसी की जिंदगी छीन रहे हो। इस ठंड में, इस कड़ाके की ठंड में 3 और 4 को इसी दिल्ली में जो बारिश हुई, लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकलना चाह रहे थे और आप अपनी राजनीति के सिद्धि के लिए वैसे लोगों को वहां पर बैठाए हुए हो। सरकार आपसे बात कर रही है, अगर आपके पास तनिक भी चिंता रहती उनके स्वास्थ्य की, आप सीधे बोलते कि ठीक है आप अपने घरों पर जाएं, सरकार हमसे बात कर रही है, दिन प्रतिदिन सरकार हमें बुला रही है, हम जा रहे हैं, सरकार के साथ बैठ रहे हैं। आप उन लोगों को वहां पर बैठाए हुए हो। अगर आपके मनमाफिक कोई कार्य नहीं होता, अगर आपके मनमाफिक कोई संशोधन नहीं होता, अगर आपके मनमाफिक कृषि कानून नहीं आता, आप विरोध करते, सबको लेकर चले आते, पूरे परिवार को लेकर चले आते, मुझे समझ में आता कि नहीं आपके साथ जाती हो रही है। लेकिन जब रास्ते खुले हुए हैं तो आप अपने राजनीतिक रास्ते को एक नया आयाम देने के लिए वैसे लोगों को तो बैठा कर रख रहे हो, लेकिन उनकी जिंदगियों के रास्ते को आप बंद कर रहे हो। इसके बारे में आपने कभी सोचा है? जो एक बार चले गए वो कभी लौट कर नहीं वापस आएंगे। और एक बात मैं आपको पत्रकार महोदय बताना चाहता हूं, आप इस बात का यकीन मानिए कि कोई भी इंसान हो, अगर उस इंसान से आप बोलेंगे कि आपकी जमीन चली जाएगी तो वो इंसान परेशान हो ही जाएगा। उस इंसान को लगेगा ही कि यार जब मैंने बचपन से लेकर बुढ़ापे तक सब कुछ इसके लिए किया और ये मेरा नहीं रहेगा तो इसके बदले मैं मर जाऊं। अब हो रहा है ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, थोड़ा हम चर्चा कर लेते हैं। बहुत अंबानी और अडानी को बदनाम करने का कोशिश किया गया इस कृषि कानून के मार्फत। 2 दिन पहले रिलायंस का बयान आया, शायद आपने सुना होगा। रिलायंस ने क्या बोला? हम किसी भी तरह के कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में नहीं आने वाले हैं, ना मैंने कभी सोचा है, ना मेरी कोई योजना है। आपको वो बात वहां पर खत्म कर देनी चाहिए थी। उसके बाद आप बोल रहे हैं कि ऑलरेडी नीता अंबानी ने और मुकेश अंबानी ने स्टोरेज बनवा लिए हैं, स्टोरेज बनवा लिए हैं। अरे यार, जिसका रिलायंस है, जब वो बोल रहा है कि मैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आने ही वाला नहीं हूं, तो कौन लोग ये कार्य कर रहे हैं? और एक और बात मैं बताना चाहूँगा कि बहुत तकलीफ होता है बोलते हुए कि आज हमारे सिख भाइयों को भड़काने का कार्य कौन कर रहे हैं। इस बात को नोट कीजिएगा कि आज हमारे सिख भाइयों को भड़काने का कार्य वो कतिपय लोग कर रहे हैं जो हमारे दशमेश गुरु श्री गोविंद सिंह जी, मैं बिहार से ताल्लुक़ रखता हूं और हमारे पटना में जब उनका प्रकाश पर्व मनता है तो आप वहां पर आकर देखेंगे तो आपको एहसास ही नहीं लगेगा। आपको लगेगा कि पूरी कम्युनिटी, चाहे हिंदी हो या सिख हो या जैन भाई लोग हों, ये लोग सब आपको उस दिन दिखेंगे कि हाँ, सबके ऊपर वो चीज़ सवार है कि हम गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादे हैं। तो हम उस गुरु गोविंद सिंह को अपना आदर्श मानते हैं, हम उस दशमेश गुरु को अपना आदर्श मानते हैं। और ये लोग कैसे भूल जा रहे हैं कि आज इस आंदोलन को पीछे से जो भड़काने का कार्य कर रहा है, ये वही लोग हैं, ये उसी कौम के लोग हैं जिस कौम से वजीर खान ताल्लुकात रखता था और जिसने 5 साल और 7 साल के, चाहे वो फतेह सिंह हो या जोरावर सिंह जी हो, जिन्होंने इस्लाम धर्म नहीं माना था तो उसके लिए उन्हें दीवार में चुनवा दिया था। आप बात कर रहे हैं, ऐसे लोग हमारे अपने हो सकते हैं। हम एक बार और आग्रह करना चाहेंगे कि इस बात को समझिए, इस क्रोनोलॉजी को समझिए, इस षड्यंत्र को समझिए कि आखिर क्या हो रहा है। राष्ट्र में जब से नई सरकार आई है, आप याद कीजिए 2019 की सरकार बनने के बाद 370 को हटाया गया और 35A को हटाया गया। सबसे ज़्यादा दर्द किसको हुआ
कश्मीर में बैठे हुए लोगों को दर्द हुआ, जो वहाँ पर आज गुपकार गैंग बना ली है उन लोगों को दर्द हुआ, उसके साथ साथ एक पार्टिकुलर कौम है आपके राष्ट्र में जिसको बहुत तकलीफ हुआ, चाहे वो कहीं भी बसा हुआ हो। उसके बाद राम मंदिर का सुप्रीम फैसला आया, सबने बोला था कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानेंगे। लोगों ने क्या बोला जब फैसला आ गया कि नहीं नहीं यहाँ पर गलत हो रहा है? सीए का चर्चा भी आपने किया था, सीए से कितनों की नागरिकता चली गई थी भाई साहब। चिल्ला चिल्ला कर गृह मंत्री बोल रहा था, रक्षा मंत्री बोल रहा था, प्रधानमंत्री बोल रहे थे, तमाम राष्ट्रवादी लोग बोल रहे थे। आपने उसमें भी राष्ट्र को भड़काने का कार्य किया। और अब जब एक राष्ट्र सेवक, एक राष्ट्र संत बैठा हुआ है जो वादा कर रहा है कि 2022 तक हम किसानों के इनकम को दोगुना करने के लिए प्रयासरत हैं, हमें एक मौका दीजिए, उसके लिए हमने ये सब कार्य किया है, तो आप उन किसानों को वैसा ही छोड़ देना चाहते हो? अच्छा, आपने एक बात और देखी होगी, कोई भी किसान नेता है बिल की कमी नहीं बता पा रहा है। आपने देखा काफ़ी इंटरव्यू चल रहे हैं, कहते हैं कि कब अंबानी अडानी का कब्जा हो जाएगा। कल जब राकेश टिकैत से पूछा गया, 1 महीने बाद वो अपना मुंह खोलते हैं, कहते हैं कि व्यापारी भंडारण करेगा। क्या इसी के लिए आंदोलन हो रहा है? नहीं, व्यापारी भंडारण का मतलब मैं नहीं समझ रहा हूं, क्योंकि व्यापारी क्या करेगा क्या नहीं उससे मतलब ही नहीं है। हमें मतलब तो इस बात से है कि हमारी खेतों में जो फसलें होंगी उसका जब मैं विक्रय करूं तो उसको सही मूल्य मिल जाए। एक किसान की परेशानी यही हो सकती है, क्योंकि मैं समझता हूं, मैं किसान परिवार से आता हूं, मैंने अपने परिवार में देखा है कि एक बार जैसे अभी धान की खेती समाप्त हुई, धान का फसल कटा, धान के फसल कटने के बाद लोग ये चाहते हैं कि कहीं से भी हम उस धान का विक्रय करें, उससे कुछ प्रॉफिट निकालें, जिससे कि मेरे परिवार की दिनों प्रतिदिन की रोजी रोटी और आमदनी चलती रहे, और साथ साथ उसी पैसे में से पैसा निकालकर अगला फसल जो है, लाइक अब गेहूं का फसल है, तो हम कहाँ से गेहूं के फसल के लिए करेंगे सब कुछ, तो उसी फसल को हम सेल करेंगे और उससे जो पैसा आएगा, जो इनकम आएगा, उससे हम गेहूं का फसल का सब कुछ करेंगे, बुआई करेंगे, जुताई करेंगे, और फिर जब समय आएगा तो उसकी कटाई करेंगे। तो एक किसान के लिए सबसे बड़ी परेशानी होती है कि हमारे खेत में जब फसल का उपज हो गया हो तो उस फसल को हम सही जगह पर, सही मूल्य पर, उचित मूल्य पर बेच सकें। अब बेचने वाला अपने यहाँ स्टोरेज करे, और किस तरह का स्टोरेज करे उससे हमको क्या मतलब है? हमें आम खाने से मतलब है या हमें गुठली गिनने से मतलब है? हमें तो आम खाने से मतलब है ना। अगर हमको सही प्राइस मिल रहा है मेरे फसल का, तो हम आगे का क्यों सोच रहे हैं? और अगर हम सोचते अगर हमने स्वतंत्रता के बाद इस राष्ट्र में जितने सारे किसान भाई थे, पुराने कृषि कानूनों के तहत उनमें से आधे आबादी को भी अमीर बनते हुए देखा होता, हमने उन लोगों को देखा होता कि ये बड़ी बड़ी गाड़ियों का सवारी कर रहे हैं, हमने उनको देखा होता कि इनका बेटा लंदन में पढ़ रहा है, कनाडा में पढ़ रहा है, यूके में पढ़ रहा है, यूएस में पढ़ रहा है, फिलीपींस में पढ़ रहा है, जर्मनी में पढ़ रहा है, तब हमें एहसास होता कि नहीं, पुरानी कृषि कानून सही थी। आप बताते भी हो कि किसान गरीब हैं, आप बताते भी हो कि किसानों का एमएसपी पर फसल नहीं खरीदा जा रहा है, और उसके बाद उसको सही करने के लिए अगर कोई कानून आता है तो इसमें कुछ ऐसे लोगों के साथ मिलकर आप उसका माखौल उड़ाते हो, उसका विरोध करना चाहते हो, क्योंकि आप कहीं ना कहीं से राष्ट्र के नज़रों में सरकार और सत्ता का विपक्षी बनकर बैठे रहना चाहते हो। एक ऑलरेडी हम लोग कोरोना जैसे वैश्विक महामारी से जूझ चुके हैं, जहां पर कि जो सेकेंड क्वार्टर का आर्थिक विकास था वो कहीं ना कहीं अवरुद्ध हुआ था कोरोना जैसे वैश्विक महामारी के वजह से, और फिर थर्ड क्वार्टर से वो अपने पटरी पर आने का एक संदेश दे रहा था। आज हम क्या कर रहे हैं? चाहे टेकरी बॉर्डर हो या सिंघू बॉर्डर हो या आपका गाजीपुर बॉर्डर हो, यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन रुक रहा है उसके वजह से लगभग 3500 करोड़ का पर डे नुकसान हो रहा है। कौन चर्चा करेगा उसके बारे में? 3500 करोड़ पर डे का मतलब एक महीने में 1,05,000 करोड़ रुपए होते हैं, और एक साल में 12,60,000 करोड़ रुपए होते हैं। और मैं एक आपको बात बताना चाहता हूँ, आज मंडियों का बहुत चर्चा हो रहा है, मंडियाँ खत्म हो जाएंगी, मंडियाँ खत्म हो जाएंगी। जानते हैं मंडियों की सच्चाई क्या थी? मंडियाँ तो पहले खत्म हो नहीं रही है, लेकिन मंडियों की सच्चाई क्या थी? जितने सारे भी लोग थे, अगर एक मंडी में गए,
वहाँ पर कोई भी आपस में कंपटीशन नहीं था। कंपटीशन इन द सेंस कि किसी मंडी में गए, वहाँ पर 5 व्यापारी बैठे हुए हैं, एक व्यापारी बोल रहा है कि हम 1500 रुपये आपका धान लेंगे, तो दूसरा बोले कि हम 1600 लेंगे, तीसरा बोले कि हम 1800 लेंगे, चौथा बोले हम 2000 लेंगे और पाँचवा बोले हम 2100 लेंगे। तो उसको हम लोग कंपटीशन बोलते हैं। वहाँ पर क्या होता है कि आप अपने सामानों को बहुत अच्छे तरह से बिक्री कर सकते हैं। होता क्या था, मंडियों में 5 आढ़तिया रहेंगे, वो मिलकर आपके फसल के क्रय और विक्रय को तय करेंगे। और जब वहाँ पर कंपटीटर नहीं रहेगा तो आपको उन मंडियों में जा करके और उनके सामने बैठना होगा, आप मजबूर होकर बैठेंगे। उसी को तो दूर करने का कार्य किया गया, कोशिश किया गया इन नए कृषि कानून के द्वारा। उसी को हटाने का प्रयास किया गया। सरकार ने सोचा कि क्यों ना हम ऐसा करें कि अगर एक मंडी में मजबूर किसान जाता है तो उसको हम और बहुत सारा ऑप्शन दें। एक बात बताइए, आप कोई गाड़ी खरीदने जाते हैं पत्रकार महोदय, आप घर से मूड बनाकर नहीं जाते हैं कि मुझे किस कलर की गाड़ी लेनी है, और वहाँ पर जाने के बाद आपको 10, 11, 12 वेरिएंट्स मिलते हैं, तो आपके पास नंबर ऑफ ऑप्शंस होते हैं जिसके बीच से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सोचिए कि अगर आप कहीं पर गए और आपका मन नहीं मानता हो, लेकिन वहाँ पर एक ही कलर की गाड़ी लगी हुई हो, ना चाहते हुए भी आपको एक कलर की गाड़ी खरीद कर लानी है, क्योंकि आपको गाड़ी लेनी है और वहाँ पर कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो सरकार ने यहाँ पर ऑप्शन देने का कार्य किया। सरकार बोला कि चलो, अगर आपके मंडी में आपको मनमाफिक फसल का कीमत नहीं मिलता है, एपीएमसी एक्ट के द्वारा तमाम बाहर के भी जगहों पर आप जा सकते हो, किसी व्यापारी से आप बात कर सकते हो, आप पर कोई जुर्माना नहीं लगेगा। आप अपने फसल का सही और उचित मूल्य जो आपको लगता है उसके अनुसार आप उसका विक्रय करो। अब यहाँ पर देखिए क्रोनोलॉजी क्या स्टार्ट होती है। अगर कोई पक्ष का बात बता रहा है और मैं भी उसका भुक्तभोगी हूँ, खैर मैं तो उन गालियों को आशीष के रूप में लेता हूँ, आशीर्वाद के रूप में लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जब मैं राष्ट्र के लिए कुछ कर रहा हूँ और मैं स्वामी विवेकानंद के उन आदर्शों का पालन करने वाला इंसान हूँ, मैं भैया जी जोशी जैसे संघ चालक के उन रास्तों पर चलने वाले इंसानों को अपना गुरु मानता हूँ, जिन्होंने बोला था कि राष्ट्र के निर्माण में अगर सरकार कुछ करती है और आप मौन होकर उसको देख रहे हो, तो इसका मतलब आप राष्ट्र के विकास में मदद नहीं कर रहे हो। राष्ट्र के विकास में तब आप मदद करते हो जब सरकार कोई कार्य करती है तो उसमें आप गति देने का कार्य करते हो, क्योंकि आप भी राष्ट्र के हो। ये राष्ट्र 135 करोड़ लोगों का है, तो हम हर एक की जिम्मेदारी है कि भारत माता के सपूत होने के नाते हम अगर राष्ट्र में कोई अच्छा कार्य हो रहा है तो उसको गति देने का कार्य करें, ना कि रास्ता को अवरुद्ध करने का कार्य करें। और एक और बात मैं बताता हूँ, आज देखिए कोई भी इंसान अगर सरकार कुछ अच्छा कार्य कर रहा है, अगर उसके बारे में बता रहा है, लोग बोलते हैं दलाल है, पैसे पर, जबकि सच्चाई ये है कि अगर हम लोग बात करते हैं तो हम लोग राष्ट्र को लेकर बात करते हैं। आज तक हमने किसी का एक चाय भी नहीं पिया होगा, हमें बता दिया जाता है कि आप बिके हुए हो, हमें बता दिया जाता है कि इनको फंडिंग मिल रही है, पता नहीं कितने लाख में कितने करोड़ों में बिके हुए हैं, जबकि कोई एक प्रूफ नहीं दे सकता है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। जिनको शक है, जिनको डाउट है, वो डायरेक्ट आकर हमसे मिलें और हमसे चर्चा कर लें, उन्हें पता चल जाएगी सत्य क्या है और झूठ क्या है। बता दिया जाता है आप आरएसएस के दल्ले हो, अरे उन्हें पता भी है आरएसएस का मतलब क्या होता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सिर्फ एक संघ नहीं है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मतलब बता रहा हूं मैं आपको। एक ब्रिटिश प्रकाशन का संपादक था और वो वामपंथी विचारधारा का था। जब बाला साहब देवरस के बाद रज्जू भैया संघ चालक नियुक्त हुए थे, बाला साहब की थोड़ी सी स्वास्थ्य सही नहीं रह रही थी, तो उन्होंने अपने से रज्जू भैया को आरएसएस का संघ चालक नियुक्त किया था। और जो ब्रिटिश नामक पत्रिका का संपादक था वो नागपुर गया था मिलने के लिए रज्जू भैया से। वो मिलकर बातचीत कर रहा था, तब तक भोजन की घंटी बजी। और हमारे यहाँ जब आरएसएस में भोजन की घंटी बजती है तो औरों की तरह खाना नहीं होता है, उसके पहले हम बोलते हैं ओम सहना भवतु सहनो भुनन्तु सहवीरंतर वावहे तेजस्वी नाम धीतमस्तु माँ विद्विषाहवे ओम शांति शांति शांति। ये बोलकर हम भोजन पर बैठते हैं। तो उनके बगल में जो बैठा उसने उत्सुकतापूर्वक पूछ लिया कि आखिर ये कौन है कि संघ चालक महोदय बैठ रहे हैं खाना खाने और बगल में एक इंसान बैठा। उसने पूछा कि ये कौन है,
तो उन्होंने बताया कि मैं रज्जू भैया का कार चालक हूँ। और मैं ये किस्सा क्यों बताया कि क्योंकि लोग इस बात को जाने, जो आरएसएस के विरुद्ध में कोई बात बताते हैं, जो हमें आरएसएस का दलाल बताते हैं, वो इस बात को जान ले कि हमें गर्व है आरएसएस का सिपाही होने में, क्योंकि मैं उस संघ चालक के यहाँ रहता हूँ। मैं उस आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक सिपाही हूँ, जहाँ पर संघ चालक से लेकर कार चालक तक साथ में बैठकर भोजन करते हैं। उसके अलावा ये चीज़ आपको कहीं दूसरे जगह नहीं मिल सकती है।